हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मानव पाचन तंत्र से संबंधित 200 प्रश्नों को वो भी वन लाइनर फॉर्म में इस वीडियो में देखेंगे। और आपको बता दूं कि ये सभी प्रश्न आपको वर्ग 10 के एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। तो आइए चलते हैं, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मानव पाचन तंत्र की लंबाई कितनी होती है? तो याद रखेंगे, मानव पाचन तंत्र की लंबाई लगभग 9 मीटर होती है। अगला प्रश्न है, पाचन की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है? तो याद रखेंगे, पाचन की प्रक्रिया मुख से अर्थात माउथ से शुरू होती है। अगला प्रश्न है, मुख में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो याद रखेंगे, मुख में आपको टाइलिन नामक एंजाइम अर्थात सिलेवरी एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, टाइलिन किसका पाचन कार्य करता है? तो याद रखेंगे, टाइलिन जो है यह स्टार्च का पाचन करता है। किसका? स्टार्च का। अगला प्रश्न है, लार का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखेंगे, लार का पीएच मान लगभग 6.8 होता है। कितना? तो लगभग 6.8। अगला प्रश्न है, लार का निर्माण कौन करता है? तो याद रखेंगे, लार का निर्माण लार ग्रंथियां अर्थात सिलेवरी ग्लैंड्स करती है। कौन करती है? लार ग्रंथियां, या फिर जिसका अंग्रेजी नाम है सिलेवरी ग्लैंड्स। अब अगला प्रश्न है, मानव में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखेंगे, मानव में लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी अर्थात 3 पेयर्स में होती है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखेंगे, सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि है। कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड। अब अगला प्रश्न है, अन्ननली अर्थात ओइसोफेगस का मुख्य कार्य क्या है? तो याद रखेंगे, ओइसोफेगस का मुख्य कार्य भोजन को पेट तक पहुंचाना है। क्या है? तो भोजन को एस्टोमक तक पहुंचाना। अगला प्रश्न है, पेट में जो अम्ल है उसका पीएच मान कितना होता है? तो याद रखेंगे, लगभग 1.5 से 2 तक। अब अगला प्रश्न है, पेट में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो याद रखेंगे, पेट में आपको पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, पेप्सिन किसका पाचन करता है? तो याद रखेंगे, पेप्सिन जो है यह प्रोटीन का पाचन करता है। किसका? प्रोटीन का। अगला प्रश्न है, पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य क्या है? तो याद रखेंगे, पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसका कार्य है भोजन को अम्लीय बनाना अर्थात एसिडिक बनाना और जीवाणु को बैक्टीरिया को नष्ट करना। अगला प्रश्न है, रेनिन एंजाइम कहाँ कार्य करता है? तो याद रखेंगे, रेनिन एंजाइम जो है शिशुओं के पेट में कार्य करता है। कहाँ? शिशुओं के पेट में। अब अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र की सबसे लंबी भाग कौन सी है? तो याद रखेंगे, पाचन तंत्र की जो सबसे लंबी भाग है वह छोटी आंत है, जिसे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। अगला प्रश्न है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो याद रखेंगे, छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। कितनी होती है? तो लगभग 6 मीटर। अगला प्रश्न है, छोटी आंत का कौन सा भाग सबसे लंबा होता है? तो याद रखेंगे, छोटी आंत का सबसे लंबा भाग इलियम है। कौन सा है? इलियम। अगला प्रश्न है, छोटी आंत में पाचन में मदद करने वाला रस कौन सा है? तो याद रखेंगे, छोटी आंत में पाचन में मदद करने वाला रस है आंतरस, जिसे हम लोग इंटेस्टाइनल जूस के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, यकृत अर्थात लीवर किस प्रकार की ग्रंथि है? तो याद रखेंगे, यकृत जो है अर्थात लीवर जो है यह मिश्रित ग्रंथि है अर्थात एक्सोक्राइन ग्रंथि। अगला प्रश्न है, यकृत अर्थात लीवर का मुख्य कार्य क्या है? तो याद रखेंगे, इसका मुख्य कार्य पीतरस अर्थात बाइल जूस का निर्माण करना है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत अर्थात लीवर है। अगला प्रश्न है, पीतरस कहाँ संग्रहित होता है अर्थात जमा होता है? तो याद रखेंगे,
पीतरस अर्थात बाइल जूस जो है यह पीताशय अर्थात गॉल ब्लैडर में जमा होता है। अगला प्रश्न है पेप्सिन किसका पाचन करता है? तो याद रखेंगे पेप्सिन जो है यह प्रोटीन का पाचन करता है। अगला प्रश्न है पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य क्या है? तो याद रखेंगे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य है भोजन को अम्लीय बनाना और जीवाणु को नष्ट करना। अगला प्रश्न है पीतरस का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखेंगे पीतरस का पीएच मान लगभग 7.5 से 8.5 होता है, अर्थात यह क्षारीय होता है। कैसा होता है? यह क्षारीय होता है। पीतरस का मुख्य काम क्या है? तो याद रखेंगे पीतरस का मुख्य काम वसा का इमल्सीकरण करना है। क्या करना है? वसा का इमल्सीकरण करना। अगला प्रश्न है अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है? तो याद रखेंगे अग्नाशय भी मिश्रित ग्रंथि है। कौन सी? मिश्रित ग्रंथि। अगला प्रश्न है अग्नाशय कौन कौन से एंजाइम बनाता है? तो याद रखेंगे अग्नाशय जो है ट्रिप्सिन, इमाइलेज और लाइपेज एंजाइम बनाता है। अगला प्रश्न है ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। अगला प्रश्न है इमाइलेज किसका पाचन करता है? तो याद रखेंगे इमाइलेज जो है यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और लाइपेज किसका पाचन करता है? तो याद रखेंगे लाइपेज जो है यह वसा अर्थात फैट का पाचन करता है। अब अगला प्रश्न है कि छोटी आंत में अवशोषण की प्रक्रिया किससे होती है? तो याद रखेंगे छोटी आंत में अवशोषण की प्रक्रिया विल्ली से होती है। किससे होती है? विल्ली से। अगला प्रश्न है विल्ली किसके अवशोषण में सहायक होती है? तो याद रखेंगे विल्ली जो है यह भोजन के अवशोषण में भोजन के पोषक तत्व के अवशोषण में एब्जॉर्बेशन में सहायक होती है। अगला प्रश्न है बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो याद रखेंगे बड़ी आंत का मुख्य कार्य जल का अवशोषण करना है, अर्थात वाटर का एब्जॉर्प्शन करना है। अगला प्रश्न है बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो याद रखेंगे बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। अब अगला प्रश्न है अपेंडिक्स किससे जुड़ा होता है? तो याद रखेंगे अपेंडिक्स जो है यह बड़ी आंत से जुड़ा होता है। किससे? बड़ी आंत से। अगला प्रश्न है पाचन तंत्र का अंतिम भाग कौन सा है? तो याद रखेंगे पाचन तंत्र का अंतिम भाग गुदा अर्थात एनस है। अगला प्रश्न है एनस अर्थात गुदा में कौन सी पेशी होती है? तो याद रखेंगे इसमें एस्फिंक्टर मांसपेशी होती है। कौन सी? एस्फिंक्टर मांसपेशी। अब अगला प्रश्न है पाचन तंत्र की गति किससे होती है? तो याद रखेंगे पाचन तंत्र की गति पेरिस्टेल्सिस से होती है। किसे? पेरिस्टेल्सिस से होती है। अगला प्रश्न है लार में कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है? तो याद रखेंगे लार में इमाइलेज जो है यह स्टार्च को तोड़ता है। अगला प्रश्न है भोजन का पाचन कहाँ पूरा होता है? तो याद रखेंगे भोजन का पाचन छोटी आंत में पूरा होता है। अगला प्रश्न है ग्लूकोज का अवशोषण कहाँ होता है? तो याद रखेंगे ग्लूकोज का अवशोषण छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में। अगला प्रश्न है विटामिन B12 का अवशोषण कहाँ होता? तो याद रखेंगे विटामिन B12 का अवशोषण इलियम में होता है। कहाँ होता है? इलियम में। अगला प्रश्न है कैल्शियम और आयरन का अवशोषण कहाँ होता है? तो याद रखेंगे इसका अवशोषण जो है डिओडीनम में होता है। किसमें? डिओडीनम में। अगला प्रश्न है ग्लाइकोजन कहाँ संग्रहित होता है? तो याद रखेंगे ग्लाइकोजन जो है यह यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित होता है। अगला प्रश्न है यकृत में बनने वाली हरी रंग की पत्ती वर्णक का नाम क्या है? तो याद रखेंगे बिलीवर्डिन। क्या नाम है? बिलीवर्डिन। अगला प्रश्न है यकृत में बनने वाली पीली रंग की वर्णक का नाम क्या है? तो याद रखेंगे बिलीरुबिन। क्या नाम है? बिलीरुबिन। अगला प्रश्न है आंतों की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है? तो इसका नाम है सिक्रेटिन। कौन? सिक्रेटिन। अगला प्रश्न है
गैस्ट्रीन हार्मोन कहां से निकलता है? तो याद रखेंगे गैस्ट्रीन हार्मोन पेट से निकलता है। कहां से? पेट से। अगला प्रश्न है गैस्ट्रीन का कार्य क्या है? तो याद रखेंगे गैस्ट्रीन का कार्य HCl का स्राव बढ़ाना है। क्या काम है? HCl का स्राव बढ़ाना। अगला प्रश्न है कोलोन किसका हिस्सा होता है? तो याद रखेंगे कोलोन जो है यह बड़ी आंत का हिस्सा होता है। अगला प्रश्न है लैक्टोज का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो याद रखेंगे लैक्टोज का पाचन लैक्टेज करता है। कौन? लैक्टेज। अगला प्रश्न है माल्टोज का पाचन कौन करता है? तो याद रखेंगे माल्टोज का पाचन माल्टेज करता है। कौन करता है? माल्टेज। अगला प्रश्न है कि सुक्रोज का पाचन कौन करता है? तो याद रखेंगे सुक्रोज का पाचन सुक्रेन करता है। कौन करता है? सुक्रेन। अब अगला प्रश्न है प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो याद रखेंगे प्रोटीन का अंतिम उत्पाद अमीनो अम्ल अर्थात एमिनो एसिड है। अगला प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद क्या है? तो याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। अगला प्रश्न है वसा का अंतिम उत्पाद क्या है? तो याद रखेंगे वसा का अंतिम उत्पाद फैटी अम्ल और ग्लिसरॉल है। अब अगला प्रश्न है यकृत किस विटामिन को संग्रहित करता है? तो याद रखेंगे यकृत जो है यह विटामिन ए, डी, ई, के और B12 को संग्रहित करता है। अगला प्रश्न है भूख लगने का नियंत्रण कहां से होता है? तो याद रखेंगे भूख लगने का नियंत्रण हाइपोथैलेमस से होता है। कहां से? हाइपोथैलेमस से। अगला प्रश्न है HCl का निर्माण कौन करता है? तो याद रखेंगे HCl का निर्माण पेरिएटल कोशिकाएं करती है। कौन करती है? पेरिएटल कोशिकाएं। अगला प्रश्न है पेप्सिन का निर्माण कौन करता है? तो याद रखेंगे पेप्सिन का निर्माण मुख्य कोशिकाएं अर्थात चीफ सेल्स करती है। अब अगला प्रश्न है भोजन नली में भोजन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया क्या है? तो याद रखेंगे पेरिएस्टाल्सिस। क्या है? पेरिएस्टाल्सिस। अगला प्रश्न है मानव में अधिकतम पाचन और अवशोषण कहाँ होता है? तो याद रखेंगे छोटी आंत में। कहाँ? छोटी आंत में। अगला प्रश्न है भोजन के पाचन में कितने घंटे लगते हैं? तो याद रखेंगे भोजन के पाचन में लगभग 4 से 6 घंटे लगते हैं। कितने? 4 से 6 घंटे। अगला प्रश्न है छोटी आंत का सबसे छोटा भाग कौन सा है? तो याद रखेंगे ड्यूओडिनम। कौन है? ड्यूओडिनम। अगला प्रश्न है कि गुदा अर्थात एनस से बाहर निकाला जाने वाला अपशिष्ट क्या कहलाता? तो याद रखेंगे मल, जिसे हम लोग फेसेस के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है यकृत में कौन सा विसरण प्रक्रिया होती है? तो याद रखेंगे डेटॉक्सिफिकेशन। कौन सी? डिटॉक्सिफिकेशन। अब अगला प्रश्न है पीत में एंजाइम होते हैं या नहीं? तो याद रखेंगे पीत में कोई भी एंजाइम नहीं होता। अगला प्रश्न है कौन सा एंजाइम दूध को पचाता है? तो याद रखेंगे यह शिशुओं में पाया जाता है। इसका नाम है रेनिन। कौन सा एंजाइम? रेनिन एंजाइम जो है यह दूध को पचाता है। अगला प्रश्न है एंट्रिक नर्वस सिस्टम किससे नियंत्रित करता है? तो याद रखेंगे पाचन तंत्र की गति को यह नियंत्रित करता है अर्थात कंट्रोल करता है। अगला प्रश्न है गैस बनने का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखेंगे गैस बनने का मुख्य कारण अपूर्ण पाचन है। क्या है? अपूर्ण पाचन। अगला प्रश्न है सिक्रेटिन हार्मोन्स का कार्य क्या है? तो याद रखेंगे अग्नाशय से रस का स्राव करना। क्या काम है? अग्नाशय से रस का स्राव करना। अगला प्रश्न है कॉलरा रोग पाचन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करता है? तो याद रखेंगे छोटी आंत को। कौन किस भाग को? छोटी आंत अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन को। अब अगला प्रश्न है कि भोजन की सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? तो याद रखेंगे भोजन को सबसे अधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से मुख के कानों पर दरारें पड़ती है? तो याद रखेंगे विटामिन B12 की, विटामिन B2 की। अब अगला प्रश्न है वसा के पाचन के लिए कौन आवश्यक है? तो याद रखेंगे वसा के पाचन के लिए पीत रस और लाइपेज आवश्यक है। अगला प्रश्न है फाइबर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो याद रखेंगे फाइबर का मुख्य कार्य पाचन में सहायता और
कब्ज रोकना होता है। अब अगला प्रश्न है, अवशोषित पोषक तत्व सबसे पहले कहाँ जाते हैं? तो याद रखेंगे रक्त और लसिका में जाते हैं। अवशोषित जो एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिशन है वो सबसे पहले ब्लड और लसिका में जाते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने की प्रोसेस क्या कहलाती है? तो याद रखेंगे ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्लाइकोलाइसिस। अगला प्रश्न है, गैस्ट्रिक रस का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखेंगे लगभग 2। कितना? तो लगभग 2। अगला प्रश्न है, फ्रुक्टोज का अवशोषण कहाँ होता है? तो याद रखेंगे फ्रुक्टोज का अवशोषण छोटी आंत में होता है। कहाँ? छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, मल में दुर्गंध किससे आती है? तो याद रखेंगे मल में दुर्गंध जो है इंडोल और एस्केटोल से आती है। किससे? इंडोल और एस्केटोल से। अगला प्रश्न है, आंतों में लाभकारी जीवाणु कौन से हैं? तो याद रखेंगे आंतों में लाभकारी जीवाणु लैक्टोबैसिलस है। कौन से? लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है, किस अंग को रासायनिक प्रयोगशाला कहते हैं? तो याद रखेंगे यकृत अर्थात लीवर को रासायनिक प्रयोगशाला कहते हैं। अगला प्रश्न है, अग्नाशय का रस कहा जाता है किसे? तो याद रखेंगे ड्यूओडिनम को। किसे? डिओडिनम को। अगला प्रश्न है, लार में जल की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 99% लार में जल की मात्रा होती है। अगला प्रश्न है, ग्लूकागन हार्मोन किससे निकलता है? तो याद रखेंगे अग्नाशय से। किससे? अग्नाशय से। अगला प्रश्न है कि ग्लूकागन का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है रक्त में शर्करा को बढ़ाना। क्या काम है? रक्त में शर्करा को बढ़ाना। अब अगला प्रश्न है, इंसुलिन का कार्य क्या होता है? तो याद रखेंगे इंसुलिन का कार्य रक्त में शर्करा घटाना होता है। क्या होता है? रक्त में शर्करा घटाना। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि मधुमेह रोग अर्थात डायबिटीज रोग जो है यह इंसुलिन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, गैस्ट्रिक रस का स्राव किससे बढ़ता है? तो याद रखेंगे गैस्ट्रिक रस का स्राव जो है यह गैस्ट्रिन हार्मोन से बढ़ता है। अगला प्रश्न है, भोजन का प्रारंभिक अवशोषण कहाँ होता है? तो याद रखेंगे भोजन का प्रारंभिक अवशोषण छोटी आंत में होता है। कहाँ? छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? तो याद रखेंगे प्रोटीन का पाचन पेट में अर्थात स्टोमक में प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? तो याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है, वसा का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? तो याद रखेंगे वसा का पाचन जो है यह छोटी आंत में प्रारंभ होता है। अब अगला प्रश्न है, कौन सा अंग पाचन तंत्र और रक्त संचार तंत्र दोनों से जुड़ा है? तो याद रखेंगे यकृत। कौन सा अंग? यकृत। अगला प्रश्न है, भोजन के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम कौन कौन से हैं? तो याद रखेंगे एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अगला प्रश्न है, मनुष्य में अपाच्य कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण कौन है? तो याद रखेंगे सेलुलोज। कौन? सेलुलोज। अब अगला प्रश्न है, कौन सा अंग पाचन तंत्र और रक्त संचार तंत्र दोनों से जुड़ा है? तो याद रखेंगे यकृत। गैस्ट्रिक रस का रंग कैसा होता है? तो याद रखेंगे इसका रंग कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस। अगला प्रश्न है, गैस्ट्रिक रस में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो याद रखेंगे HCl, पेप्सिन और म्यूकस। अगला प्रश्न है, भोजन को मुलायम बनाने का कार्य कौन करता है? तो याद रखेंगे भोजन को मुलायम बनाने का कार्य लार करता है। कौन करता है? लार। अगला प्रश्न है, भोजन में स्वाद का अनुभव कहाँ होता है? तो भोजन में स्वाद का अनुभव जीभ पर स्वाद कलिकाओं से होता है। अगला प्रश्न है, मानव जीभ पर कितनी स्वाद कलिकाएं होती है? तो लगभग 10,000 स्वाद कलिकाएं होती है। अगला प्रश्न है, कड़वे स्वाद का अनुभव जीभ के किस भाग पर होता है? तो याद रखेंगे पीछे अर्थात पोस्टेरियर पार्ट पर। अगला प्रश्न है, मीठा स्वाद किस भाग से अनुभव होता है? तो याद रखेंगे सामने। किस भाग से? टिप ऑफ टंग से। अगला प्रश्न है, नमकीन स्वाद कहाँ अनुभव होता है? तो याद रखेंगे नमकीन स्वाद जो है यह जीभ के किनारों पर अनुभव होता है। अगला प्रश्न है,
खट्टा स्वाद कहाँ अनुभव होता है? तो जीभ के किनारों पर ही। अब अगला प्रश्न है, भोजन को निगलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे, भोजन को निगलने की प्रक्रिया डिग्लूटिशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिग्लूटिशन। अगला प्रश्न है, भोजन को निगलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, डिग्लूटिशन। अब अगला प्रश्न है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे, मास्टिकेशन। क्या कहते हैं? मास्टिकेशन। अगला प्रश्न है, पाचन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो याद रखेंगे, पाचन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक एंजाइम है। क्या है? एंजाइम। अगला प्रश्न है, लार का कार्य क्या होता है? तो याद रखेंगे, लार का कार्य भोजन को मुलायम करना और स्टार्च का पाचन करना। अब अगला प्रश्न है, लार में एंजाइम को और क्या कहते हैं? तो लार में एंजाइम को पटाइलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? पटाइलिन। अब अगला प्रश्न है, भोजन नली की लंबाई कितनी होती है? तो याद रखेंगे, भोजन नली की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी? 25 सेंटीमीटर। पेट में भोजन को घुमाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे, चर्निंग। क्या कहते हैं? चर्निंग। अब अगला प्रश्न है, पेट का कौन सा भाग भोजन संग्रहित करता है? तो याद रखेंगे, पेट का फंडस जो है यह भोजन को संग्रहित करता है। अगला प्रश्न है, पेट का कौन सा भाग भोजन मिलाता है? तो याद रखेंगे, एंट्रम। कौन सा? एंट्रम। अब अगला प्रश्न है, पेट में छोटी आंत को जोड़ने वाला छिद्र कौन सा है? तो याद रखेंगे, पाइलोरस। कौन सा? पाइलोरस। अब अगला प्रश्न है, पेट के भीतर की भीतरी सतह पर क्या पाया जाता है? तो याद रखेंगे, गैस्ट्रिक ग्रंथियां। कौन सा? गैस्ट्रिक ग्रंथियां। अब अगला प्रश्न है, पेट के रस का स्रावन कब होता है? तो याद रखेंगे, भोजन के प्रवेश पर। कब? भोजन के प्रवेश पर। अगला प्रश्न है, पेप्सिनोजन किससे सक्रिय होता है? तो याद रखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। किससे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। अगला प्रश्न है, रेनिन किस प्रकार का एंजाइम है? तो याद रखेंगे, रेनिन जो है प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। किस प्रकार का? प्रोटियोलिटिक एंजाइम। अगला प्रश्न है, डिओडिनम की लंबाई कितनी होती है? याद रखेंगे, लगभग 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, डिओडिनम का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है अग्नाशय और पित्तरस को ग्रहण करना। अब अगला प्रश्न है, जीजुनम की लंबाई कितनी होती है? तो याद रखेंगे, जीजुनम की लंबाई लगभग 2.5 मीटर होती है। कितनी? तो लगभग 2.5 मीटर। अगला प्रश्न है, इलियम की लंबाई कितनी होती है? तो याद रखेंगे, इलियम की लंबाई लगभग 3.5 मीटर होती है। कितनी? लगभग 3.5 मीटर। अब अगला प्रश्न है, इलियम में क्या अवशोषित होता है? तो याद रखेंगे, इलियम में लगभग विटामिन B12 और पीत लवण अवशोषित होता है। अब अगला प्रश्न है, आंत की भीतरी सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे अंग क्या कहलाते हैं? तो याद रखेंगे, विली। क्या कहलाते हैं? विली। अब अगला प्रश्न है, विली का कार्य क्या है? तो याद रखेंगे, विली का कार्य पोषण तत्वों का अवशोषण करना है। क्या कार्य है? पोषक तत्वों का अवशोषण करना। अगला प्रश्न है, विली में कौन से रक्त वाहिनी पाए जाते हैं? तो याद रखेंगे, कोशिकाएं और लसिका नलिकाएं। कौन कौन से? कोशिकाएं और लसिका नलिकाएं। अब अगला प्रश्न है कि वसा का अवशोषण कहाँ होता है? तो याद रखेंगे, वसा का अवशोषण लसिका तंत्र में होता है। कहाँ होता है? लसिका तंत्र में। अब अगला प्रश्न है कि लसिका वाहिनियों को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे, लैक्टिल्स। क्या कहते हैं? लैक्टिल्स। अब अगला प्रश्न है, बड़ी आंत में कौन सा बैक्टीरिया लाभकारी होता है? तो याद रखेंगे, ई कोली। कौन सा? ई कोली। अगला प्रश्न है, बड़ी आंत में कौन सा विटामिन बनता है? तो याद रखेंगे, विटामिन बी और के। बड़ी आंत में कौन सी विटामिन बनता है? तो विटामिन बी और के। अगला प्रश्न है, गुदा से मल निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? तो याद रखेंगे, विसर्जन। क्या कहलाती है? विसर्जन। अब अगला प्रश्न है, आंतों में म्यूकस का कार्य क्या होता है? तो याद रखेंगे, भोजन को सरकाना और पाचन को आसान बनाना। क्या काम है? भोजन को सरकाना और पाचन को आसान बनाना। अगला प्रश्न है, अग्नाशय रस का पीएच कितना होता है? तो याद रखेंगे, लगभग 8, अर्थात यह क्षारीय होता है। अब अगला प्रश्न है, अग्नाशय रस में
कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो याद रखेंगे एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। अगला प्रश्न है अग्नाशय में पाचन एंजाइम बनाने वाली कोशिकाएं कौन सी है? तो याद रखेंगे एक्सोक्राइन कोशिकाएं। कौन सी? एक्सोक्राइन कोशिकाएं। अगला प्रश्न है अग्नाशय का हार्मोन बनाने वाला भाग कौन सा है? तो याद रखेंगे लैंगरहैंस की दीपिकाएं। अब अगला प्रश्न है भोजन में पाई जाने वाली अपाच्य वस्तु कौन सी है? तो याद रखेंगे फाइबर। कौन सी? फाइबर। अब अगला प्रश्न है सेलुलोज मनुष्य में क्यों नहीं पचता है? तो याद रखेंगे क्योंकि सेलुलोज एंजाइम नहीं होता है। अब अगला प्रश्न है स्टार्च के पाचन से क्या बनता है? तो याद रखेंगे स्टार्च के पाचन से माल्टोज बनता है। क्या बनता है? माल्टोज। अब अगला प्रश्न है माल्टोज के पाचन से क्या बनता है? तो याद रखेंगे माल्टोज के पाचन से ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज। अब अगला प्रश्न है सुक्रोज के पाचन से क्या बनता है? तो याद रखेंगे सुक्रोज के पाचन से ग्लूकोज और माल्टोज दोनों का निर्माण होता है। अब अगला प्रश्न है लैक्टोज के पाचन से क्या बनता है? तो लैक्टोज के पाचन से ग्लूकोज और ग्लैक्टोज बनता है। कौन कौन? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। अब अगला प्रश्न है प्रोटीन पचकर क्या बनाता है? तो याद रखेंगे प्रोटीन पचकर अमीनो अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? अमीनो अम्ल। अब अगला प्रश्न है वसा पचकर क्या बनता है? तो वसा जो है फैटी अम्ल और ग्लिसरॉल बनाता है। अब अगला प्रश्न है भोजन का पाचन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो याद रखेंगे भोजन का पाचन सबसे अधिक छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। अगला प्रश्न है भोजन का पाचन कब पूरा होता है? तो याद रखेंगे भोजन का पाचन जब भोजन अमीनो अम्ल, ग्लूकोज और फैटी अम्ल में टूट जाता है तब पूरा होता है। मल का भूरा रंग किससे आता है? तो याद रखेंगे मल का भूरा रंग एस्टिकोबिलिन से होता है। किससे? एस्टिकोबिलिन से। अब अगला प्रश्न है पीत का हरा रंग किससे आता है? तो याद रखेंगे बिलीवर्डिन से। किसे? बिलीवर्डिन से। अगला प्रश्न है पीत का पीला रंग किससे आता है? तो याद रखेंगे बिलीरुबिन से। किसे? बिलीरुबिन से। अगला प्रश्न है पीत का स्वाद कैसा होता है? तो पीत का स्वाद कड़वा होता है। अगला प्रश्न है यकृत का भार कितना होता है? तो याद रखेंगे यकृत का भार लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। कितना? तो लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम। अब अगला प्रश्न है यकृत की संरचनात्मक इकाई क्या है? तो याद रखेंगे लोब्यूल। क्या है? लोब्यूल। अगला प्रश्न है यकृत की रक्त आपूर्ति कौन करता है? तो याद रखेंगे हेपेटिक धमनी और पोर्टल सिरा। कौन सा? हेपेटिक धमनी और पोर्टल सिरा। अगला प्रश्न है यकृत में रक्त का संग्रह किससे होता है? तो याद रखेंगे साइनुसॉइड से। किससे? साइनुसॉइड से। अगला प्रश्न है यकृत में ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित होता है? तो याद रखेंगे ग्लाइकोजन के रूप में। किसके? ग्लाइकोजन के रूप में। अगला प्रश्न है यकृत में वसा का संश्लेषण संश्लेषण क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे लिपोजेनेसिस। क्या कहलाता है? लिपोजेनेसिस। अगला प्रश्न है यकृत किस विटामिन का संग्रहण करता है? तो याद रखेंगे विटामिन ए डी ई के और विटामिन B12 का। अगला प्रश्न है यकृत का कौन सा हार्मोन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? तो याद रखेंगे प्रोथ्रोम्बिन। कौन? प्रोथ्रोम्बिन। अगला प्रश्न है यकृत किस खनिज का संग्रहण करता है? तो याद रखेंगे लौह अर्थात आयरन का। अगला प्रश्न है किस अंग को जीव रासायनिक प्रयोगशाला कहते हैं? तो याद रखेंगे यकृत को। किसको? यकृत अर्थात लीवर को। अगला प्रश्न है भोजन नली से पेट में जाने वाले छिद्र का नाम क्या है? तो याद रखेंगे कार्डियक छिद्र। कौन सा? कार्डियक छिद्र। अगला प्रश्न है पेट से छोटी आंत में जाने वाले छिद्र का नाम क्या है? तो याद रखेंगे पाइलोरिक छिद्र। कौन सा? पाइलोरिक छिद्र। अगला प्रश्न है भोजन में अम्लता को कौन संतुलित करता है? तो याद रखेंगे भोजन में अम्लता को पीत और अग्नाशय रस संतुलित करता है। अगला प्रश्न है किस अंग को शरीर की सफाई मशीन कहते हैं? तो याद रखेंगे यकृत को। किसे? यकृत अर्थात लीवर को। अगला प्रश्न है किस अंग को रासायनिक कारखाना कहते हैं? तो याद रखेंगे लीवर को। अगला प्रश्न है पाचन तंत्र का नियंत्रण किससे होता है? तो याद रखेंगे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से। किसे? स्वायत्त
तंत्रिका तंत्र से। अगला प्रश्न है भोजन के पाचन के लिए मुख्य हार्मोन कौन कौन से हैं? तो याद रखेंगे गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन और कोलोसिस्टोकाइनिन। अगला प्रश्न है कोलोसिस्टोकाइनिन का कार्य क्या है? तो याद रखेंगे इसका कार्य है पित्ताशय से पीत का स्रवन करना। अब अगला प्रश्न है सिक्रेटिन का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है अग्नाशय से रस का संवहन करना। क्या काम है? अग्नाशय से रस का स्रवन करना। गैस्ट्रिन का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है पेट से HCl का स्रवन बढ़ाना। क्या काम है? पेट से HCl का स्रवन बढ़ाना। अगला प्रश्न है भोजन नली में एसिड जाने से कौन सी समस्याएं होती है? तो याद रखेंगे एसिडिटी या फिर हार्ट बर्न। अगला प्रश्न है पाचन तंत्र में सबसे अधिक रक्त आपूर्ति कहाँ होती है? तो याद रखेंगे लीवर अर्थात यकृत में। अगला प्रश्न है भोजन नली और श्वास नली को कौन अलग करता है? तो याद रखेंगे एपिग्लोटिस। कौन करता है? एपिग्लोटिस। अगला प्रश्न है पेट में भोजन का आंशिक पाचन कर बनने वाले द्रव को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे काइम। क्या कहते हैं? काइम। अब अगला प्रश्न है काइम कहाँ बनता है? तो याद रखेंगे काइम जो है पेट में बनता है। अगला प्रश्न है काइम छोटी आंत में पहुंचकर किस में बदलता है? तो याद रखेंगे कायल में। किसमें? कायल में। अगला प्रश्न है आंतों में गैस बनने का कारण क्या है? तो याद रखेंगे बैक्टीरिया द्वारा अपूर्ण पाचन। क्या है? बैक्टीरिया द्वारा अपूर्ण पाचन। अगला प्रश्न है पाचन तंत्र की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखेंगे सबमैंडिब्यूलर ग्रंथि। अब अगला प्रश्न है भोजन को ऊर्जा में बदलने की पहली प्रक्रिया क्या है? तो याद रखेंगे ग्लाइकोलाइसिस। क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। अब अगला प्रश्न है भोजन से प्राप्त ऊर्जा किस रूप में मापी जाती है? तो याद रखेंगे कैलोरी में। किस रूप में? कैलोरी में। अगला प्रश्न है प्रोटीन का पाचन पूर्णतः कहाँ होता है? तो याद रखेंगे प्रोटीन का पाचन पूर्णतः छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न है लार की अधिकता किस हार्मोन से होती है? तो याद रखेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से। किससे? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से। अब अगला प्रश्न है लार की कमी किस हार्मोन से होती है? तो याद रखेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। अब अगला प्रश्न है भोजन पचाने वाली अधिकतम ग्रंथियां कहाँ होती है? तो याद रखेंगे छोटी आंत में। कहाँ होती है? छोटी आंत में। अगला प्रश्न है भोजन को मुंह से पेट तक ले जाने वाला मार्ग क्या है? तो याद रखेंगे अन्नली अर्थात ओइसोफेगस। अगला प्रश्न है आंत में पाया जाने वाला रस क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे रस ऑफ लीवर कुहल। क्या कहलाता है? रस ऑफ लीवर कुहल। अगला प्रश्न है भोजन पचाने के बाद सबसे पहले कौन सा पोषक तत्व रक्त में जाता है? तो याद रखेंगे ग्लूकोज। कौन सा? ग्लूकोज। अगला प्रश्न है भोजन का मुख्य पाचन कहाँ होता है? तो याद रखेंगे भोजन का मुख्य पाचन छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के पाचन तंत्र में कितने दांत होते हैं? तो याद रखेंगे 32 दांत होते हैं। अगला प्रश्न है दांतों की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो दांतों की ऊपरी परत को एनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? एनामेल। अब अगला प्रश्न है मानव दांत किस प्रकार के होते हैं? तो याद रखेंगे थेकोडॉट, डिफोडॉट और हेटेरोडॉट। अब अगला प्रश्न है पाचन तंत्र की कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? तो याद रखेंगे अग्नाशय। कौन सी? अग्नाशय। अगला प्रश्न है भोजन पचने के बाद अवशोषित पोषक तत्व कहाँ संग्रहित होता है? तो याद रखेंगे यकृत में। कहाँ? यकृत में। अब अगला प्रश्न है भोजन पचने के बाद शरीर में सबसे पहले किस अंग तक जाता है? तो याद रखेंगे यकृत अर्थात लीवर तक। और किसके माध्यम से? तो याद रखेंगे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के द्वारा। अब अगला प्रश्न है ये तो हो ही चुका है। हाँ, जहां देखते हैं भोजन के पचने के बाद शरीर में सबसे पहले किस अंग तक जाता? तो लीवर तक। किसके द्वारा? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के द्वारा। अब अगला प्रश्न है मानव में कुल कितना स्वाद संवेदनाएं होती हैं? तो याद रखेंगे 5। कौन कौन? मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा और उमामी। अब अगला प्रश्न है भोजन का सबसे अंतिम उत्पाद क्या है?
तो याद रखेंगे भोजन का सबसे अंतिम उत्पाद ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और फैटी अम्ल है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूं आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, या फिर आप जो भी टॉपिक चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि किस टॉपिक पर अगला वीडियो बनाया जाए। तो आशा करता हूं आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।